बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का पेपर सॉल्व करते हैं और ये पेपर 28 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। सबसे पहला सवाल है पाकिस्तान स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? वो है स्पार्को, उसका नाम है। और फिर ये सवाल बन सकता है कि स्पार्को कब एस्टेब्लिश की जाती है? तो याद रखिएगा ये एस्टेब्लिश होती है 1961 में एस्टेब्लिश होती है। और फिर स्पार्को के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्पार्को किस चीज़ का एब्रीवेशन है? तो ये एब्रीवेशन है पाकिस्तान स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। तो ये स्पार्को के एब्रीवेशंस के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था और उसका नाम क्या था? पाकिस्तान का जो पहला सैटेलाइट है, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट, उसका नाम क्या है? उसका नाम था बदर-1। उसका नाम बदर-1 था। तो ये भी कमीशन के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि बदर-1 सैटेलाइट कब लॉन्च किया जाता है? तो याद रखिएगा ये जुलाई 1990 में लॉन्च किया जाता है। तो स्पार्को के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है। एक और स्पार्को के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है कि इसका कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। इसका टेक्निकल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है SITT। सो इट स्टैंड्स फॉर स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ, कि इसका जो नाम है वो है स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। तो ये उसका नाम पूछा जा सकता है कि स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है स्पार्को के हवाले से कि इसका इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन का नाम क्या है? इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन, इसका एक सैटेलाइट है इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाकसेट। उसका नाम है पाकसेट-1 और उसका नाम है, ये जितने भी हम पीटीवी स्पोर्ट्स, पीटीवी होम या इस तरह के फ्री टू एयर जो चैनल हम देख रहे होते हैं डिश एंटीना के ऊपर, वो किस मदद से देख रहे होते हैं? वो पाकसेट के जरिए ही देखे जा सकते हैं। तो स्पार्को के हवाले से ये जितने भी सवालात हैं बहुत ही अहम है। कमीशन के हवाले से कमीशन के इम्तिहानात में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला सवाल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश होती है? ये 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टैब्लिश्ड होती है। एक और सवाल पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन के हवाले से कि इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस की गई हैं? तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, याद रखिएगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को याद करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। वो अपने लफ्ज याद रखना है, फेसर्स याद रखना है बेटा, FACERS, फेसर्स। सो F stands for the French, and A, it stands for Arabic, and C stands for the Chinese. C stands for Chinese, and E stands for English, and same is the case. R stands for the Russian, R stands for Russian, and S stands for Spanish. तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑफिशियली अनाउंस की गई हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन। तो वो कितनी है टोटल? तो वो 6 हैं और उनके नाम क्या हैं? जैसे मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बता दिया है, इस फार्मूले के तहत आप उन नामों को याद कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है उसके पहले हुक्मरान कौन है? वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, और ये 1206 में जो स्टार्ट करते हैं। और एक और सवाल बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो जर्नैल थे, ये किसके जर्नैल थे? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ये जर्नैल थे, तो ये किसके जर्नैल थे? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ये सुल्तान मोहम्मद गौरी के जर्नैल थे, याद रखिएगा बेटा, सुल्तान मोहम्मद गौरी के ये जर्नैल थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विनर टीम, इस सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप विनर टीम कौन सी है? वो ब्राजील है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कितनी मरतबा उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है? सो 5 टाइम्स उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। जो फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो टाइटल है, जो चैंपियन है, इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक्स जो हैं ये कहाँ होती हैं? वाज हेल्ड इन विच सिटी, ये किस सिटी में होती हैं? तो ये फ्रांस का शहर है पेरिस में होती हैं। ओलंपिक्स के हवाले से आपको ये सवाल ज़हन नशीन करना चाहिए। ओलंपिक्स 2 तरह की होती हैं, याद रखिएगा, ये एक समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स एंड देन विंटर ओलंपिक्स, तो ये 2 होती हैं विंटर ओलंपिक्स। समर एंड विंटर। बेटा एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो ओलंपिक्स होती हैं हर कितने साल के बाद होती हैं? 4 साल के बाद ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, 4 साल के बाद। और रिसेंटली पाकिस्तान के जो मायनाज जवेलियन थ्रो करने वाले सुपरस्टार हैं अरशद नदीम साहब, उन्होंने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जवेलियन थ्रो में, वो भी कहाँ था? वो भी समर ओलंपिक्स 2024 था, याद रखिएगा, समर ओलंपिक्स 2024 ही था जिसमें अरशद नदीम साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? 92.97 मीटर जवेलियन थ्रो इन्होंने थ्रो किया था, फेंका था। तो अरशद नदीम के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ओलंपिक्स थी? वो समर ओलंपिक्स 2024 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉर ऑफ पलासी फॉट। ये जंग पलासी जो है 1757 में ये लड़ी जाती है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है ये किसके दरमियान लड़ी जाती है? तो ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान लड़ी जाती है। सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जंग पलासी किन के दरमियान होती है? सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव के दरमियान ये जंग लड़ी जाती है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है विच कंट्री नॉट सेट द ग्रोथ रेट इन 2020। उन्होंने 2020 में अपना कोई भी ग्रोथ रेट सेट नहीं किया था। चाइना ने, क्योंकि उस वक्त वहां पर कोविड का जो अटैक हो रहा था, इसी वजह से उन्होंने कोई भी अपना टारगेट सेट नहीं किया था। तो ये कोविड के हवाले से 2020 में उन्होंने अपना जो कंट्री है उसका ग्रोथ रेट नहीं सेट किया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है बांग्लादेश सेपरेटेड इन। बांग्लादेश कब अलहदा हुआ? तो याद रखिएगा ये 16 दिसंबर 1971 में ये अलहदा हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि सकूत ढाका भी कहते हैं। दिसंबर के हवाले से एक और भी पाकिस्तान की तारीख में एक अंदोनाक इंसिडेंट होता है 16 दिसंबर 2014 को। 16 दिसंबर 2014 को APS अटैक होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल पे दहशतगर्दों का दहशतगर्दाना अटैक होता है। तो वो भी 16 दिसंबर 2014 को अटैक होता है। तो आपने ये भी सवाल याद रखना है, कमीशन के हवाले से ये भी सवाल बहुत ही अहम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि करंट सिंध असेंबली स्पीकर, मौजूदा सिंध असेंबली के स्पीकर कौन है? वह अवैस कादिर शाह स्पीकर असेंबली हैं। उसके बाद है कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन 1973 टू 1975। और ये किसका एरा था? ये भुट्टो साहब का एरा था, जुल्फकार अली भुट्टो, ZA भुट्टो साहब का एरा था। और उस वक्त सवाल पूछा हुआ था कि नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन से थे? वो फजल इलाही साहब वो स्पीकर थे। उसके बाद
ये सवाल है कि ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान, कि ईस्ट पाकिस्तान में जो ऑपरेशन था बगावत को कुचलने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम था वो सर्च लाइट ऑपरेशन है। तो ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि NWSFP फर्स्ट CM, उसके चीफ मिनिस्टर कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उनके पहले जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? वो अब्दुल कयूम साहब हैं। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्योंकि आजकल NWFP को सूबा सरहद की बजाय KP के नाम दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा, और फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि NWFP को ये नाम KP के कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 18वीं तरमीम होती है, 18 अमेंडमेंट, जो 18वीं तरमीम होती है, जिसके तहत सूबों को ये इख्तियार दिया जाता है कि 18वीं तरमीम में सूबों को मजीद एम्पावर किया जाता है। तो 2010 में NWFP का नाम चेंज करके KP के रखा जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। और किस तरमीम के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत? 18वीं तरमीम के तहत ये इनको नाम चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, 5th मार्च मिशन बिलोंग टू, 5th मार्च मिशन किस से बिलोंग करता है? ये चाइना से बिलोंग करता है। उन्होंने मरीख के ऊपर अपना मिशन भेजा था। अमेज़न फाउंडर, अमेज़न के फाउंडर कौन से हैं? वो जेफ बेज़ोस हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंजुमन हिमायत इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम कब एस्टैब्लिश की जाती है? वो 1884 में एस्टैब्लिश्ड होती है। उसके बाद है कि लार्जेस्ट आर्मी किस कंट्री की है? तो लार्जेस्ट आर्मी चाइना की है, एक्टिव लार्जेस्ट आर्मी है, याद रखिएगा, एक्टिव लार्जेस्ट आर्मी है। तो वो कंट्री कौन सा है जिसके सबसे ज्यादा एक्टिव लार्जेस्ट आर्मी है? वो चाइना है। उसके बाद है कि अजमल नियाजी डाइड इन, अजमल नियाजी साहब का इंतकाल कब होता है? 18 अक्टूबर 2021 को इंतकाल फरमा जाते हैं, रिलात फरमा जाते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, विच अफेक्ट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को कौन अफेक्ट करता है? ग्लोबल वार्मिंग है। और अगर एक्चुअल पूछा जाए तो वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इसे नाम देते हैं। और बास का ये भी पूछा जाता है कि ओजोन का फार्मूला क्या है? ओजोन का फार्मूला O3 है, और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक एज वेल एंड द होमो एटॉमिक एज वेल, ये होमो एटॉमिक भी है, यानी इसमें जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के, एक ही काइंड के एटम हैं, 3 ऑक्सीजन एटम हैं। तो ये भी सवाल केमिस्ट्री के हवाले से या बेसिक साइंस के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि गैस प्रेशर मेयर्ड बाय, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए गैस प्रेशर को मेयर किया जाता है? दैट इज मैनोमीटर। और फिर बास्कत इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो गैस प्रेशर के जो यूनिट है मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जिसमें पास्कल भी उसका यूनिट है, जिसमें मिलीमीटर ऑफ HG भी इसका यूनिट है, जिसमें टार भी उसका यूनिट है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, याद रखिएगा ATM, जिसको नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। और सी लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी पार्टिकल के ऊपर कितना होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर? तो वो याद रखिएगा 760 टार होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका टोटल जो डिजिट्स इन क्वांटिटी कितनी होती है? वो 760 टार होती है। तो प्रेशर के हवाले से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या है? सो प्रेशर का फार्मूला बेटा P इज इक्वल टू F/A, और F का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आ जाए तो ये भी प्रेशर के यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा? इन एक्सेल सम इज यूज्ड, सम इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड द सेल वैल्यू, सेल वैल्यू को ऐड करने के लिए। उसके बाद विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर फार्मूला इन एक्सेल, तो वो इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, विच कंट्री एबॉलिश्ड PM सीट, प्राइम मिनिस्टर की सीट को गुड बाय कहने वाले वो कौन से कंट्री हैं?
वो तुर्की हैं। और कब इन्होंने ये ख़त्म किया था, ये उदा 9 जुलाई 2018 को ख़त्म किया था। इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ ये चले गए थे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पीएम की सीट इन्होंने अबॉलिश कर दी थी और उसके बाद प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वादी सीना बुक किन की लिखी हुई है? वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई है। फैज़ अहमद फैज़, जिनको जदीद सदी का इकबाल भी कहा जाता है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में जो सवाल पूछा जा सकता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये किसका शेर है? तो अक्सर का ये भी पूछा जा सकता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो ये किसका शेर है, ये किसका गज़ल है? तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ साहब की ही गज़ल है। और फैज़ अहमद फैज़ को रूस की तरफ से लेनिन प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये भी फैज़ अहमद साहब के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अलजेब्रा फाउंडर, अलजेब्रा के फाउंडर कौन है? वो अल-ख्वारिज़मी इनके फाउंडर हैं अलजेब्रा के। उसके बाद है कि हुज्जतुल बालगा रिटन बाय, ये शाह वलीउल्लाह साहब की लिखी हुई किताब है। उसके बाद है कि नेशनल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन, नेशनल बैंक कब एस्टैब्लिश किया जाता है? 1949 में। और फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ एस्टैब्लिश किया जाता है? ये कराची में एस्टैब्लिश होता है। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक को कब एस्टैब्लिश किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये एस्टैब्लिश होता है 1948 में। और ये भी कराची में ही एस्टैब्लिश होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज अ कंक्रीट नाउन? तो टेबल जो है ये कंक्रीट नाउन है। इसके मुकाबले में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा नाउन होता है कि जिसको टच नहीं किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल क्या है? बास्कत कमीशन के इम्तिहान में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी सवाल पूछे हुए होते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिनको टच नहीं किया जा सकता, जिसमें काइंडनेस, जिसमें ब्रेवरी, जिसमें करेज एंड मैनी मोर एज वेल। और फिर इनको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं कि यानी जिनकी प्लूरल फॉर्म बेटा नहीं बन सकती। सो दीज आर कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन एज वेल। और आजकल बड़े सिंपल से क्वेश्चन कमीशन के इम्तिहान में पूछे जा रहे होते हैं कि रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए बेटा। रेगुलर नाउन एंड इर्रेगुलर नाउन, इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है? रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन वो नाउन होता है कि जिसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सादा तरीन एस या IES या ES का इजाफा करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैन है तो उसकी जमा क्या बनेगी? फैंस बनेगी बेटा। बॉय है तो उसकी जमा क्या बनेगी? बॉयज बनेगी। इसी तरह से स्काई है तो इसकी जमा क्या बनेगी बेटा? स्काईज बनेगी। सो ये क्या है? रेगुलर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और इर्रेगुलर नाउन क्या है? जिसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको S या ES का इजाफा ना करना पड़े, बल्कि डिफरेंट वे से उसकी प्लूरल फॉर्म बने। फॉर एग्जांपल मैन है तो उसकी जमा क्या बनती है बेटा? मैन बनती है। चाइल्ड है तो उसकी जमा प्लूरल फॉर्म क्या बनती है बेटा? चिल्ड्रन बनती है। तो ये सादा तरीन क्वेश्चन आजकल कमीशन के इम्तिहान में पूछे जा रहे होते हैं रिगार्डिंग नाउन कि रेगुलर नाउन कौन सा होता है, इर्रेगुलर नाउन कौन सा होता है। उसके बाद है हमारे पास के ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो ये 30 ईयर्स के बाद जो है ना, ये सवाल पूछा हुआ था कि 30 ईयर्स तक ये मुआहदा होता है उनके बाद। वेयर इज द कैपमैना बीच, ये कहाँ पे वाक़या है? तो ये ब्राज़ील में मौजूद है। तो ये सवाल भी पूछा हुआ था। उसके बाद है कि अयूब खान डाइड इन, अयूब खान का इंतकाल कब होता है? वो 1974 में इंतकाल फरमा जाते हैं। तो ये भी सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है MS पावर पॉइंट एक्सटेंशन। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? PPTX उनको नाम दिया जाता है। उसके माने कि विच विटामिन वी गेट फ्रॉम द सनलाइट। तो जो सनलाइट है उससे जो विटामिन हासिल होता है वो विटामिन D कहलाता है, याद रखिएगा जी। और मोस्टली विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है कि जो कि सनलाइट से हासिल होता है? तो वो विटामिन D ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लोवरस म्यूजियम वो कहाँ वाक़ है, तो ये पेरिस में वाक़ है। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा ये म्यूजियम है। ये कहाँ पे वाक़ है, किस कंट्री में वाक़ है, तो वो फ्रांस, और किस सिटी में वाक़ है, तो वो पेरिस में है। उसके बाद है कि नवाए वक्त अखबार, नवाए वक्त पाकिस्तान का एक मशहूर मारूफ अखबार है। तो ये इनके फाउंडर कौन से हैं, वो हमीद निज़ामी साहब इनके फाउंडर हैं। उसके बाद है कि हाउ मैनी कंट्रीज जिनेवा रेटिफाइड, तो 196 जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कैपिटल ऑफ लीबिया। इस लीबिया के कैपिटल का नाम क्या है, वो ट्रिपोली है। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी पंजाब ये 1882 में एस्टैब्लिश्ड होती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, उसको उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। और जो सिर्फ प्लांट ईटर्स हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं उनको नाम दिया जाता है हर्बीवोर्स नाम देते हैं, याद रखिएगा, साइंस के हवाले से हर्बीवोर्स नाम दिया जाता है। और जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, ईट द मीट ऑफ एनिमल्स, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, उनको नाम देते हैं कार्निवोर्स नाम दिया जाता है। और ऐसे जानदार जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उनको क्या नाम देते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। और अक्सर बात ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंसान, ह्यूमन बीइंग, ये कार्निवोर है, ये ओमनीवोर है, या ये हर्बीवोर्स है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन जो है, इंसान, तो वो अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है साइंस के हवाले से, ये ओमनीवोर है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्टर्स कन्फ्लिक्ट विद लॉयर्स इन विच हॉस्पिटल। डॉक्टर्स और लॉयर के दरमियान, डॉक्टर और वकला के दरमियान एक तनाज़ा हुआ था, एक झगड़ा हुआ था। वो कहाँ झगड़ा हुआ था, वो लाहौर में पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर अस्पताल में हुआ था, 2019 में हुआ था। उसके बाद सवाल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वफ़ात पाते हैं उनका दिन कौन सा होता है उस दिन, वो सोमवार का दिन होता है। ये सवाल पूछा हुआ था कि कौन से दिन वो इंतकाल फरमाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है हिज फादर इज अ नॉवलिस्ट एंड पोइट। तो अ नॉवलिस्ट, अ टीचर एंड अ रिसर्चर, तो ये याद रखिएगा, रेपिटिशन नहीं की जाती, रेपिटिशन नहीं कर सकते हम, इंग्लिश का रूल है। जैसे रिटर्न और बैक आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते बेटा, रिटर्न और बैक। ही रिटर्न्ड बैक होम गलत है, ही केम बैक लिखो या ही रिटर्न्ड लिखो। इसी तरह से सपोज और इफ भी आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये इंग्लिश में रेपिटिशन रूल्स को हम फॉलो करते हैं कि सपोज और इफ जैसे इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होता, सपोज और इफ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। सपोज इफ ही कम्स, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, सपोज ही कम्स या इफ ही कम्स। सो ये इंग्लिश ग्रामर के हवाले से रूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस नेकलेस इज डिफरेंट फ्रॉम होता है, याद रखिएगा जी, डिफरेंट फ्रॉम योर्स नेकलेस। तो प्रेपोजिशन के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और द मेन गैसेस, ये ऑन अर्थ की बात होगी, याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के हवाले से। उसके बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ आर द प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो दोबारा उसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनको नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और फिर कैटेगरी में आ सकता है, मे भी सवाल में ये पूछा जाता है कि आई एंड वी, याद रखिएगा, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं जी। क्यों कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? इनको उर्दू में बेटा कहते हैं कि ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। आई और वी हमेशा वो बंदा इस्तेमाल करेगा जो बंदा बात कर रहा होगा, जो एड्रेसर होगा। सेम इज द केस, यू इज द सेकंड पर्सन एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर द थर्ड पर्सन। उसके बाद हम देखते हैं कि ही डज नॉट फाइट अबाउट हु गेट्स द कार। फाइट इज अ वर्ब। फाइट कौन सा वर्ब है? तो फाइट एक एक्शन वर्ब है। जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो उसमें एक्शन वर्ब को याद रखिएगा डायनामिक वर्ड भी कहा जाता है। एक्शन या बेटा डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। सो डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब क्या है? मूवमेंट। सो एक्शन वर्ब ऐसे होते हैं जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, जैसे प्ले है, जैसे स्विम है, जैसे नॉक है। तो ये सवाल पूछा हुआ था कि फाइट कौन से ना वर्ब की टाइप्स में से है, तो कौन सा वर्ब है ये? याद रखिएगा
ये एक्शन वर्ब कहलाता है, जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, ऐसे वर्ब्स को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल हमारे पास है कैरेन कन्फ्लिक्ट, ये म्यांमार में होता है। और उसके बाद है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइंस के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एम एस पावर पॉइंट, तो जो वर्ड आर्ट है ये एम एस पावर पॉइंट का पार्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कि मेन पॉइंट ऑफ द ईमेल, ईमेल का जो मेन जो सब्जेक्ट होता है, मेन पॉइंट क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट कि आप उन्वान क्या दे रहे हो, टाइटल क्या दे रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट, उसका मेन पार्ट होता है। तो ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुखानाबाद किस शायर के कुलियात हैं, तो ये कुलियात इरफान सिद्दीकी साहब के कुलियात हैं। उसके बाद है कि ज़ीक आना क्या क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तंगी आना, मुश्किलात आना, तकलीफ आना। तो ये उर्दू के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद है कि ज़बान की इस्लाह का काम किस शायर ने किया था, वो नासिख साहब ने किया था। इनका पूरा नाम था इमाम बख्श नासिख साहब। इनका पूरा नाम भी बाज़ पूछा जा सकता है कि नासिख साहब का पूरा नाम क्या था, इमाम बख्श नासिख साहब हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला हमारे पास सवाल है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ कौन सी है, वो आबे गुम उनकी तसनीफ़ का नाम है। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि कुछ लोगों का अदब के ऊपर ये भी एहसान होता है कि वो लिखना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दुरुस्त मुहावरा क्या है, कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर करना, मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं रखी जा सकती। तो ये मुहावरा था। उसके बाद है कि कब्रिस्तान, भूत, खौफ, चुड़ैल किस शायर के मौजू शायरी थे, तो याद रखिएगा ये मुनीर नियाज़ी साहब के मेन जो है उनके अज्जा थे। और जैसे मुनीर नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना है उकताए हुए रहना है। तो मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में ये पूछा हुआ था कि भूत, कब्रिस्तान, खौफ, चुड़ैल ये किस शायर के हवाले से हैं, तो मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में। उसके बाद है कि लुटिया डबोना के मानी क्या होते हैं, कि नुकसान पहुंचाना। तो उर्दू के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे।